के बारे में आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस किया था। उसमें जो फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में भी देखा था, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग था, और एक हम लोगों ने देखा था अब ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग अब्स्ट्रैक्शन देखेंगे। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे है कि सारे डेफिनेशन पार्ट को यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया जाता है क्लास के अंदर। जैसे अगर कोई क्लास है तो उस क्लास के अंदर हम डेफिनेशन पार्ट नहीं बनाएंगे, केवल फंक्शन डिक्लेयर करके छोड़ दिया जाता है। बट यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करेंगे वो अभी हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। बट इसके कुछ पॉइंट्स हैं थोड़ा सा जो कंसीडर करने लायक हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। abstract class contain at least one abstract function। अगर हमारे पास कोई भी abstract class होगी तो उस abstract class में कम से कम एक abstract function होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि abstract class कैसे बनाएंगे और abstract function कैसे बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई भी abstract class बनाना है तो उसमें कम से कम एक abstract function हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैसे डिक्लेयर करेंगे abstract function? बहुत आसान होता है एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो एक सिंपल सा है कि हमें एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट, और उसके बाद यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर होता है। एक्सेस मॉडिफायर अगर हमें यहाँ पे लगाना है तो एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे लगाएंगे। एक्सेस मॉडिफायर का यहाँ पे ये मतलब है कि जो हम लोगों ने एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ा था, जैसे आपने पब्लिक के बारे में पढ़ा था, प्रोटेक्टेड पढ़ा था इनहेरिटेंस के टाइम पे, प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे प्राइवेट पढ़ा था। तो ये हमारे क्या होते हैं? एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर, ये हमारे एक्सेस मॉडिफायर है। इसमें जो हमारे एक्सेस मॉडिफायर हम यूज करेंगे वो कहाँ पे यूज करेंगे? फंक्शन से के नेम से पहले। यहाँ पे हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट हमारा ये एक कीवर्ड है, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हमारा यूज होगा ही होगा। अगर हमें इसके पहले एक्सेस मॉडिफायर यूज करना है तो हम एक्सेस मॉडिफायर यूज करेंगे। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे कॉम, ये ऑप्शनल होता है। देखिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जब भी कोई अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे और एक्सेस मॉडिफायर हम यहाँ पे लगाएंगे। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब यहाँ पे है ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड यहाँ पे होता है। बट मोस्ट प्रोबली हम लोग प्रोटेक्टेड यूज करते हैं क्योंकि हमें अब्स्ट्रैक्ट करना होता है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब हाइड करना, उसकी फंक्शनैलिटी को हाइड करना। दैट मीन्स यहाँ पे अब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है, अब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइड द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन का जो डेफिनेशन पार्ट होगा उसको हम हाइड करने की बात करते हैं। तो कैसे हाइड करेंगे? सॉरी, अब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, एक्सेस मॉडिफायर लगाएंगे, देन यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लगाएंगे जैसा कि हम लोग फंक्शन बनाने के टाइम पे लिखते हैं। देन यहाँ पे हम फंक्शन का नेम लिखेंगे, जो भी हमें फंक्शन का नेम डिफाइन करना होगा, और उसके बाद लास्ट में हमारा ये सेमी कॉलन लग जाएगा, क्योंकि इसमें जो हमारे पास होगा ये डेफिनेशन पार्ट नहीं होता है। अब्स्ट्रैक्ट जो होगा हमारा ये, इसके अंदर हमारा डेफिनेशन पार्ट नहीं होता है। और यहाँ पे ये जो फंक्शन होगा ये एक क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। वो क्लास कुछ इस तरीके से रहेगा, अब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पे क्लास, क्लास का नेम, क्लास नेम, और यहाँ पे इसका काली ब्रेसेस ओपन हो जाएगा और इसी के अंदर आपका रहेगा अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक, अगर हमें अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे
abstract क्लास का नेम हमने जैसे यहाँ पे कुछ टेस्ट या डेमो abstract दे दिया, या इसका मान लेते हैं किसी बैंक में अगर हमें abstract फंक्शंस बनाने हैं तो कुछ इस तरीके से बना देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बैंक का दे दिया और इस बैंक के अंदर कुछ हमारे पास फंक्शंस बनाने हैं, तो इसमें नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है, abstract फंक्शन भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे abstract और एक्सेस मॉडिफायर में जैसे हमने यहाँ पे प्रोटेक्टेड दे दिया, प्रोटेक्टेड के बाद हमने यहाँ पे इसमें हमने कुछ इस तरीके से क्रिएट अकाउंट का अगर हमने देना है तो क्रिएट अकाउंट, और यहाँ से हमने क्रिएट अकाउंट के अंदर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी है अभी हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, लेकिन जब भी ये फंक्शंस को हम क्रिएट करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए abstract क्लास कंटेन एटलीस्ट वन abstract फंक्शन। अगर जब भी हम abstract क्लास बनाएंगे तो आपको उसके अंदर एक abstract फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें उसकी डेफिनेशन पार्ट आप डिफाइन नहीं करोगे। अगर आपको नॉर्मल फंक्शन बनाना है तो नॉर्मल फंक्शन भी आप बना सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट दूसरे पॉइंट का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। अभी तो हम यहाँ पे ये समझ रहे थे कि abstract फंक्शन कैसे बनेगा और abstract क्लास कैसे बनेगी, कुछ इसी तरीके से बनेगा। इसका मीनिंग यहाँ पे ये है abstraction का कि हम अभी यहाँ पे इसके बारे में बता नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए जैसे कोई भी अगर हमारे पास RBI का कुछ गाइडलाइन होता है, अगर हम यहाँ पे RBI ने बोला कि अगर आपको बैंक अपनी खुद की बनानी है तो आपको ये चीज़ें फंक्शंस रखने पड़ेंगे। अब वो कौन कौन से फंक्शंस हैं, जैसे आपका क्रिएट अकाउंट हो गया, कुछ ऐसे और भी फंक्शंस हो सकते हैं। abstract, प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे हमने डिपॉजिट का दे दिया, ऐसे और भी फंक्शंस हो सकते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई एक स्टैंडर्डाइजेशन अगर कोई हमें रूल बनाना है तो हम abstraction का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये RBI खुद यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट का कोई उसके पास फंक्शन नहीं होगा, ना तो डिपॉजिट का फंक्शन होगा, ना तो विड्रॉल का फंक्शन होगा, बट जो भी इसके आगे फर्दर जितनी भी बैंक होंगी वो सब इस फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे है abstract फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर बट नॉट इम्प्लीमेंट। abstract फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर तो कर दिया जाएगा बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। इस पॉइंट का मतलब यही है कि क्लास अगर हम abstract क्लास बनाना है तो उसके अंदर हमें abstract फंक्शन बनाना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमने abstract फंक्शन बनाना है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, केवल हम abstract फंक्शन केवल डिक्लेयर कर देंगे बस। और यहाँ पे abstract क्लास कुड नॉट बी इंस्टेंशिएट, इसका मतलब ये है कि जो abstract क्लास होगी हम उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। जैसे हम इसके पहले था कि कोई भी हम क्लास बनाते थे, नॉर्मल क्लास अगर हमारे पास होती थी तो नॉर्मल क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते थे। कोई भी इस तरीके से क्लास टेस्ट अगर हम बनाते थे और यहाँ पे इसके अंदर कोई भी नॉर्मल हमारे पास फंक्शन होता था, फंक्शन हमारे पास XYZ कुछ भी इस तरीके से हमारा था फंक्शन, तो हम इस फंक्शन को एक्सेस करना होता था तो हमें क्या करना पड़ता था, इसका ऑब्जेक्ट बनाते थे जिसमें हमने $obj लगाया था इक्वल टू न्यू और क्लास का नाम देते थे कुछ इस तरीके से। बट अगर हमारे पास abstract क्लास है तो हम इसका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से नहीं बना सकते। फिर इसका यूज क्या होगा, कैसे यूज होगा, उस चीज़ को समझेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे। abstract क्लास चाइल्ड क्लास मस्ट बी कंटेन द abstract फंक्शन। यहाँ पे जो भी abstract क्लास होगी वो ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकती है बट दूसरे चाइल्ड क्लास के थ्रू वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई क्लास है और हमने यहाँ पे चाइल्ड क्लास दिया है, चाइल्ड क्लास का मतलब यहाँ पे हम उसको इनहेरिट करेंगे, एक्सटेंड्स करेंगे, किसको करेंगे, जो हमारा यहाँ पे ये क्लास बनाई गई है पेरेंट क्लास।
पैरेंट का मतलब है यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट क्लास। और देन इसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा उस फंक्शंस को ओवरराइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगेन उसको बनाना पड़ेगा। जो भी अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हमारा होगा, अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नेम यहाँ पे रहेगा और इसके बाद इसका डेफिनेशन पार्ट यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे। दैट मीन्स इसके अंदर का हम बॉडी पार्ट यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा तो हम इसका चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे $obj इक्वल टू न्यू और यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सॉरी। और फिर से यहाँ पे $obj एरो की के साथ ये जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रहेगा इसको यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है। अब इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर अभी हम यहाँ पे जैसे RBI वाला भी जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, अगर हम सिंपल यही वाला अगर हम लेते हैं तो इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास कुछ रहेगा। हमारे पास ये हमने सेपरेट करने के लिए कुछ ऐसे लाइन कर दिया। अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब यहाँ पे कोई और भी क्लास हो सकती थी, जैसे हमारे पास क्लास यहाँ पे ICICI बैंक हो गया या फिर कोई भी बैंक हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे HDFC बैंक ले लिया, कुछ भी बैंक का नेम ले लिया। एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा जो यहाँ पे हमने RBI का जो गाइडलाइन लिया है या फिर बैंक का लिया था, इसको आप जो भी आपको RBI बैंक करना है तो बैंक RBI कर लीजिए या फिर जो भी आपको नेम देना है वो आप यहाँ पे जो भी दिए रहेंगे इसको आप यहाँ पे पास करेंगे। और फिर से इस क्लास को अगर हम इनहेरिट करेंगे यहाँ पे तो ये जितने फंक्शंस हमने यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट बनाए हैं उसको हमें यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा इसको रीडिक्लेयर करने के लिए। हमें फिर से हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग किया है, इसमें फंक्शन नहीं लिखा है तो हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा क्योंकि हम फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन हमें देना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन हमारा कीवर्ड है। तो हम यहाँ पे फंक्शन का नेम हमारे पास क्रिएट अकाउंट है। अब क्रिएट अकाउंट में यहाँ पे हम इसको देंगे। अब हो सकता है कि HDFC में क्रिएट अकाउंट करते टाइम मिनिमम बैलेंस अकाउंट कुछ और रखा जाए और हो सकता है अगर हमारे पास PNB है तो PNB में हो सकता है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत ना हो या फिर ज़ीरो हो सकता है। इसमें मिनिमम बैलेंस हो सकता है मेंटेन करने के लिए आपको क्रिएट अकाउंट करते टाइम 10,000 एटलीस्ट रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे RBI ने आपको बता दिया है कि ये चीज़ें फंक्शनैलिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बैंक RBI खुद यहाँ पे RBI नहीं फॉलो कर रही है, सिर्फ इसने गाइडलाइन बनाया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट करके रखा है इन्होंने। बट वो जब आप इनहेरिट करोगे तो अब HDFC है तो HDFC अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मिनिमम बैलेंस अकाउंट मेंटेन करेगी और डॉक्यूमेंट क्या क्या लेना है अकाउंट ड्यूरिंग द अकाउंट क्रिएशन, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट करेगी वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डॉक्यूमेंट्स नीड डिपेंड ऑन HDFC एंड ऑल्सो मिनिमम बैलेंस उसको मेंटेन कितना कराना है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बना दिया एक को छोड़ देंगे। अगर आपने दो फंक्शंस यहाँ पे डिपॉजिट अगर हमने बनाया क्रिएट अकाउंट किया है तो आपको ये भी यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा उस फंक्शन के बारे में, फंक्शन डिपॉजिट, और इसके बारे में फिर आपको यहाँ पे इसके लिए आपको मिनिमम आप कितना डिपॉजिट कर सकते हो, उसकी गाइडलाइन क्या है, दिन में कितनी बार डिपॉजिट कर सकते हो, वो क्या क्या रूल्स रहेंगे वो यहाँ पे RBI के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे ये फंक्शनलिटी इसने बता दिया कितनी चीज़ें होनी चाहिए।
लेकिन ये HDFC जो बैंक होगी ये अपने अकॉर्डिंग जो भी है इसको इम्प्लीमेंट करेगी। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम अब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं और उसको हम डिफाइन कर देते हैं पेरेंट क्लास में। देन उसके बाद जो चाइल्ड क्लास होगी उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकता है और उसके अंदर कुछ नया ऐड ऑन भी कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल जितनी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं RBI के थ्रू उतना ही HDFC करेगा। हो सकता है ये कोई और सर्विस अपना खुद भी दे सकता है, नॉर्मल फंक्शन जिसको आप कहते हैं यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे कोई भी डिफाइन कर सकते हैं हम। हो सकता है अदर बैंक उसको न फॉलो करे, अब वो कोई भी नॉर्मल फंक्शन हो सकता है आपका क्रेडिट फैसिलिटी हो या हो सकता है वॉलेट फैसिलिटी हो, वॉलेट फैसिलिटी है। अब कोई भी हो सकता है कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी हो सकती है। ऐसे आपको HDFC की जगह पे कोई और भी बैंक है, जैसे मान लीजिए क्लास यहाँ पे PNB है। अब PNB अगर है तो इसने एक्सटेंड किया है, तो एक्सटेंड जब भी करेगी इस बैंक RBI को, जो भी आपको यहाँ पे पेरेंट क्लास दिया जाएगा उसको आप एक्सटेंड करोगे तो उसके अंदर आपको फिर से वो सारे फंक्शंस आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अब वो फंक्शंस आपका चाहे क्रिएट अकाउंट का हो और डिपॉजिट अकाउंट का हो, इतनी तो एटलीस्ट आपकी फंक्शनलिटी यहाँ पे रहेगी ही रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो 0 रखता है, 10,000 रखता है, वो उसकी मर्जी। अब यहाँ पे इसके HDFC के अकॉर्डिंग जो था वो अब ये PNB के अकॉर्डिंग हो जाएगा, बट सारी चीज़ें रहेंगी जो हमने अब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिक्लेयर करके रखा था वो सारी चीज़ें रहेंगी। इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अगर हम देखें PHP के, तो इसको भी हम यहाँ से समझ सकते हैं। थोड़ा सा इसको सर्च करते हैं, यहाँ पे अब्स्ट्रैक्शन है, अब्स्ट्रैक्शन इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्शन इन PHP डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे इसका मैनुअल अगर हम देखेंगे तो इसके मैनुअल में भी जा कर के आप इसको समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर आपको इसको एक्सप्लोर करना है डिटेल में। देखिए PHP हैज़ अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड। अगर PHP के पास अब्स्ट्रैक्ट क्लास भी होते हैं और मेथड भी होते हैं। क्लास डिफाइन अब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट। अगर हमारा क्लास अब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर दिया गया है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। एंड एनी क्लास दैट कंटेन एट लीस्ट वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर कोई अब्स्ट्रैक्ट क्लास आपने डिफाइन किया है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ही चाहिए अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। और यहाँ पे मेथड अब्स्ट्रैक्ट एज डिफाइन सिंपली डिक्लेयर्ड मेथड सिग्नेचर। आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कुछ सिंपल फंक्शंस भी आप डिक्लेयर कर सकते हो एंड यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड आप डिक्लेयर कर सकते हो बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है उसका डेफिनेशन पार्ट। देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एग्जांपल मिल जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट क्लास है और यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है क्या है, एक्सटेंडिंग क्लास टू डिफाइन दिस मेथड। अगर आप इस क्लास को के अंदर जो फंक्शन है उसको डिफाइन करना चाहते हो तो आपको फोर्स किया जाएगा कि इस क्लास को इनहेरिट करो। सॉरी, अगर आपने अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया है तो अब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को अगर आपको यूज करना है तो आपको चाइल्ड क्लास के अंदर आपको फोर्स किया जाएगा उस फंक्शंस के डेफिनेशन पार्ट को डिफाइन करने के लिए। जैसे यहाँ पे गेट वैल्यू डिफाइन किया गया है, डिक्लेयर किया गया है केवल बस अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई गई है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्लास का नेम और फंक्शन अब्स्ट्रैक्ट प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर हो गया और ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हो गया और ये फंक्शन कीवर्ड हो गया, ये हमारा फंक्शन का नाम हो गया। ऐसे यहाँ पे दो फंक्शन यहाँ पे भी बनाए गए हैं। इसमें कोई पैरामीटर नहीं दिया गया है, इसमें पैरामीटर दिया गया है। और ये हमारा कॉमन मेथड जिसको हम नॉर्मल फंक्शन बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाया गया है, इसीलिए इसकी डेफिनेशन पार्ट हमने यहाँ पे दे रखी है। लेकिन जिसको हमने अब्स्ट्रैक्ट किया है
उसका डेफिनेशन पार्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब इसी क्लास को अगर हमें यूज करना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, तो हम डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इसको अगर यूज करना है तो इसको पहले हमें चाइल्ड क्लास, दैट मीन्स कॉन्क्रीट क्लास का मतलब यहाँ पे है कोई भी क्लास हो सकती है। कॉन्क्रीट क्लास कोई भी हो सकती है जो हमारा एज अ चाइल्ड क्लास का काम करेगा। जब हम इसको इनहेरिट करेंगे तो यहाँ से इनहेरिट करेंगे तो ये हमारा चाइल्ड क्लास हो जाएगा, ये पेरेंट क्लास हो जाएगा। अब इसके अंदर जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया था इसको हमें यहाँ पे देखिए डिफाइन करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है आप इसको प्रोटेक्टेड करके डिफाइन करो, आप फंक्शन गेट वैल्यू देन उसके बाद डेफिनेशन पार्ट यहाँ पे दे दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इस फंक्शंस को दोबारा आपको अगेन यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर हमें बनाना है तो उसके कुछ रूल हैं। रूल यही है कि आप अगर अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे तो उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कम से कम एक रखना पड़ेगा। और क्यों रखते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्यों बनाते हैं? अगर हम चाहते हैं कि इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ना क्रिएट हो तो हम उसको अब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, और जब तक वो चाइल्ड क्लास उसको इनहेरिट नहीं करेगी तब तक यहाँ पे हम उसके अंदर की फंक्शनैलिटी को यूज नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब जो हमारी इसेंशियल सर्विस होती हैं जिसको हम डायरेक्ट कंज्यूमर के हाथ में नहीं देना चाहते हैं उसको हम अब्स्ट्रैक्ट बना देंगे। जो बहुत ही इसेंशियल या इम्पोर्टेंट सर्विसेज होती हैं जो हमारे लिए यूज की जाने वाली होती हैं, जिसको हम डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, उसको हम यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट करके रख सकते हैं, दैट मीन्स हाइड करके रख सकते हैं। और उस चीज़ को अगर किसी को यूज करना रहेगा तो एक अथेंटिक पर्सन होगा जिसको एक्सटेंड करके उसको डिफाइन करेगा, देन उसके थ्रू एक्सेस कर पाएगा उस सर्विस को। यहाँ पे भी देखिए ये दूसरी कॉन्क्रीट क्लास है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया गया है। यहाँ पे भी आपको जैसे यहाँ पे देखिए पहले वाला था इसमें कॉन्क्रीट क्लास 1 लिखा गया था, कॉन्क्रीट क्लास 1 लिखा गया था, और इसमें अगर हम देखें तो सेम क्लास को इनहेरिट किया गया है। और यहाँ पे दूसरी कॉन्क्रीट क्लास में तो सेम फंक्शंस को आपको अगेन ओवरराइट करना पड़ेगा, इसमें भी ओवरराइट करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए फर्स्ट वाले क्लास में कॉन्क्रीट 1 लिखा गया था, इसमें कॉन्क्रीट क्लास 2 लिखा गया है, जिससे समझ में आए कि कौन सी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा तो ये कॉन्क्रीट क्लास 1 का ऑब्जेक्ट है, इसको एक्सेस किया गया है जो हमारे पेरेंट क्लास के अंदर फंक्शन दिया गया था। यहाँ पे ये हमारा पेरेंट क्लास के अंदर देखिए आपका प्रिंट आउट फंक्शन ना तो हमने कॉन्क्रीट क्लास 1 में बनाया है ना तो हमने कॉन्क्रीट क्लास 2 में बनाया है, ये ऑटोमेटिक हमने कॉन्क्रीट क्लास में मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि अगर हम पेरेंट क्लास के अंदर जो भी चीज़ें डिक्लेयर की जाती हैं अगर हमने चाइल्ड में उसको ऑटोमेटिक हमें मिल जाती हैं, हमें दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये हमारा एक कॉमन फंक्शन है। इसको यहाँ पे दोबारा डिफाइन क्यों करना पड़ रहा है, ओवरराइट करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अब्स्ट्रैक्ट है, इसमें हमने कोई भी डेफिनेशन पार्ट नहीं दिया है। अगर डेफिनेशन पार्ट यहाँ पे हमने दिया होता तो हम इसको अब्स्ट्रैक्ट नहीं बना सकते थे। अगर अब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे तो डेफिनेशन नहीं दे सकते, डेफिनेशन देंगे तो अब्स्ट्रैक्ट नहीं बना सकते क्योंकि फिर वो मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉन्क्रीट क्लास 1 का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कॉन्क्रीट क्लास 2 का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, दोनों में आपको प्रिंट आउट फंक्शन मिलेगा और जो आपने डिफाइन किया था, ओवरराइट किया था, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और ये इसका आपको आउटपुट भी कुछ इसी तरीके से मिलेगा। यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए कुछ इस तरीके से किया गया है। इसमें अब्स्ट्रैक्ट बनाने का मेन रीज़न है जैसे अगर मान लीजिए हम खुद का कोई प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं जो किसी चाइल्ड क्लास के लिए वो मस्ट भी फॉलो अप करना है। जैसे मान लीजिए कभी ऐसी भी चीज़ें यूज की जाती है जैसे हमारे पास कोई एक टीम कंपनी का एक स्पेसिफिक रूल है कि वो चीज़ें फंक्शनलिटी होनी ही चाहिए, आपस में कोलैप्स ना करे। जैसे मान लीजिए अपने डेटाबेस कनेक्शन से आपने कोई
फंक्शन बना दिया और आपके ही टीम में किसी और मेंबर ने किसी और नाम से एक डेटाबेस कनेक्टिविटी का फंक्शन बना दिया। बाद में जब इंटीग्रेट किया जाएगा मॉड्यूल को तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपने डेटाबेस कनेक्शन फंक्शन कुछ और नाम दिया है, सामने वाले ने कुछ और दिया है, तो वहां पे फंक्शंस क्या होंगे, एक दूसरे के मिसमैच हो जाएंगे, तो थोड़ा सा टेस्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज को एक सेंट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे जो सारे टीम मेंबर के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, उस अब्स्ट्रैक्ट क्लास को सारे टीम मेंबर क्या करेंगे, इनहेरिट करने के बाद ही उसके अकॉर्डिंग ही वो फंक्शन का नाम और उसके अंदर की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करेंगे। अब उसमें आप लॉजिक हो सकता है आपका अलग हो, डेटाबेस कनेक्ट करने का, सामने वाला का लॉजिक कुछ अलग हो सकता है, बट फंक्शन का नाम उस केस में सेम ही रहेगा। जैसे मान लीजिए ये आप हो, राकेश यहाँ पे हैं, इन्होंने इस आपको इस मॉड्यूल पे काम करने के लिए मिला है और किसी आपके मेंबर को इस मॉड्यूल पे काम करने के लिए मिला है, बट वही फंक्शन आप भी यूज कर रहे हो, वही फंक्शन वो भी सामने वाला भी यूज कर रहा है। तो इसके अंदर आपने क्या लिखा है वो मैटर नहीं करता, बट ये फंक्शन का नाम क्या है ये मैटर करेगा टेस्टिंग के टाइम पे। तो सिंपल सा है कि अगर हमें किसी क्लास के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस देने हैं जो फर्दर हमें सभी को, जो भी उस क्लास को यूज करेगा, तो उतनी चीज़ों को कम से कम डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे हम अब्स्ट्रक्शन यूज करेंगे। ये ज़्यादातर कोई लाइब्रेरी अगर हमें बनाना होता है या प्रोटोटाइप बनाने का काम करना होता है तो वहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है। और पीएचपी में आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन पीएचपी की लाइब्रेरी में आपको अवेलेबल कराई जाती है जब आप किसी फ्रेमवर्क को यूज करेंगे। अब वो चाहे आपका लारावेल हो चाहे सीआई हो, कोई भी फ्रेमवर्क यूज करेंगे वहाँ पे आपको अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बहुत सारे बने बनाए मिलेंगे, उसको इनहेरिट करके ओवरराइट करना रहेगा आप अपने अकॉर्डिंग से। देखिए इसमें जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया था इसी को मैंने यहाँ से कॉपी किया है, इसको मैंने इधर पेस्ट से मैच किया है। जो वहाँ पे एग्जांपल दिया गया था उसी को टेस्ट करने के लिए कि जो वहाँ पे दिया गया उसका रिजल्ट जो वहाँ पे शो कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है, उसी को एक बार गो थ्रो करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल अभी दिया गया था उसमें सेम था अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये हमने यहाँ पे गेट वैल्यू, गेट प्रीफिक्स वैल्यू और प्रिंट आउट, ये हमारे पास दो अब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस थे इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। और एक आपका कॉमन या नॉर्मल मेथड है, जहाँ जहाँ पे इनहेरिट किया जाएगा ये ऑटोमेटिक चला जाएगा, बट ये आपको ओवरराइट करना ही पड़ेगा। देखिए अगर हम यहाँ पे ओवरराइट नहीं करते हैं इस क्लास के अंदर देन क्या होगा, क्या एरर आएगी उस चीज को समझते हैं। इसको अगर हम इसको रन करेंगे यहाँ पे अभी, तो अभी तक तो ये काम करेगा। देखिए यहाँ पे कॉन्क्रीट क्लास 1 और यहाँ पे जो भी पास किया था आपने ये प्रीफिक्स के साथ आएगा कॉन्क्रीट क्लास 1 के साथ, और ये कॉन्क्रीट क्लास 2 के लिए आएगा। इसको सेम लाइन में आ रहा था, इसको एक लाइन में करके देखते हैं। यहाँ पे हमने प्रिंट आउट किया है, यहाँ पे बी आर लगा देते हैं, और यहाँ पे भी बी आर लगा देते हैं। यहाँ पे भी बी आर लगा देते हैं। इसको सेव करके ये हमारा कॉन्क्रीट क्लास 1 फर्स्ट फंक्शन का है और ये दूसरे फंक्शंस का है। जो हमारा गेट वैल्यू है ये काम कर रहा है और ये गेट प्रीफिक्स वैल्यू का काम कर रहा है। ये क्लास 1 वाले का आउटपुट है, ये क्लास 2 वाले का आउटपुट है। जो यहाँ से हम लोगों ने इसको कॉल किया है, ये हमारा प्रिंट आउट हमारा जो है ये दे रहा है, यहाँ से प्रिंट आउट जो ये दे रहा है आउटपुट, ये हमारा इस वाले का दे रहा है, ये गेट वैल्यू। गेट वैल्यू हमारा कॉल कौन कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है। दैट मीन्स ये अब्स्ट्रैक्ट है बट ये हमारा पब्लिक मेंबर है। पब्लिक मेंबर हमारा कहीं से एक्सेस हो जाएगा और यहाँ पे देखिए ये
एक हमारा प्रोटेक्टेड बनाया गया है, एक हमारा पब्लिक बनाया गया है। तो पब्लिक वाले को तो हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, बट प्रोटेक्टेड वाले को हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए अगर हम यहाँ से जैसे एक फंक्शन हमारे पास दिया गया है गेट वैल्यू, अगर हम इसको एक्सेस करना चाहेंगे डायरेक्ट क्लास के बाहर, देन इट विल जनरेट द एरर। यहाँ पे प्रिंट आउट की जगह पे अगर मैं इसकी जगह पे हम ये फंक्शंस को यूज करूं तो यहाँ पे देखिए ये एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि ये हमारा प्रोटेक्टेड है और प्रोटेक्टेड कभी भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होता है। इस क्लास के अंदर अगर कोई चीज है तो उसको इनहेरिट करके दूसरी क्लास में चला जाएगा, बट ये क्लास के बाहर नहीं जाएगा प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे अगर हम इसको एक्सेस करेंगे तो ये एरर आएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा कॉल नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड मेथड। इसीलिए जो हमारा ये प्रोटेक्टेड मेथड यहाँ पे जो गेट वैल्यू है उसको प्रिंट आउट फंक्शन के थ्रू एक्सेस कराया गया है जो पब्लिक फंक्शन है। यहाँ पे प्रीफिक्स वाला क्यों एक्सेस हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये पब्लिक फंक्शन है। तो पब्लिक फंक्शन हमारा क्लास के बाहर एक्सेस हो सकता है बट प्रोटेक्टेड एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रोटेक्टेड अगर हमने बनाया है तो प्रोटेक्टेड को हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट के थ्रू। प्राइवेट रहेगा तब पर भी हमारा क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे अगर हम कुछ पब्लिक फंक्शंस के थ्रू एक्सेस करेंगे तभी ये एक्सेस हो पाएगा। और इसमें अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए इसको अगर मैं यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ, इसको अगर मैं इधर से डिफाइन नहीं करता हूँ, कहाँ पे? चाइल्ड क्लास के अंदर। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स वैल्यू हमारा ये प्रोटेक्टेड फंक्शन है और अगर हमने इसको क्या किया, इसके चाइल्ड क्लास में दोबारा से डिफाइन नहीं किया तो फिर यहाँ पे उस केस में भी एरर आएगा। एक बार इसको आप रिफ्रेश करेंगे, देखिए अब ये एरर क्या दे रहा है, क्लास 1 contain one abstract method and must be therefore a declare abstract implement the remaining method। यहाँ पे आपको ये दूसरी वाली एरर अब शो कर रहा है कि आपको abstract क्लास के वहाँ पे abstract मेथड है, आपको रिमेनिंग जितने भी बचे हैं उसको आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ पे abstract फंक्शन बना रखा है तो आपको चाइल्ड में इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, दैट वन इज द कंपल्सरी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप इसमें देखिए अगर मैंने यहाँ पे भी इसको सेव कर दिया देन इसको रिफ्रेश करेंगे अभी ये सही हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर मान लीजिए गेट वैल्यू है, इसको मैं अगेन यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और फिर से यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, फिर से ये abstract क्लास 2 के अंदर एक abstract फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रहा है। आप इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप abstract फंक्शंस अगर हैं क्लास के अंदर तो आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा।